वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वेलकम है अगेन वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। 16 नवंबर की क्लास है आज की और शुरू करेंगे द हिंदू के फर्स्ट एडिटोरियल के साथ। लाइफ ओवर डेथ इसका टाइटल है। एक बहस सी चल रही है अभी दुनिया भर में, स्पेशली भारत में, कि मौत की सज़ा को, डेथ पेनल्टी को क्यों ना ख़त्म कर दिया जाए, परमानेंटली इसको अबॉलिश कर दिया जाए। इसके लिए क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, इसके सपोर्ट और अपोजिशन में इस आर्टिकल में आप देखेंगे। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है आज का क्विज भी देख लो। जो अपने डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में, इस क्विज पे आपको अप्लाई करना है एट द एंड ऑफ द क्लास। 10 में से 10 आपको मार्क्स मिलें, दिस शुड बी योर ऑब्जेक्टिव। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आइए कुछ नया सीखते हैं। जो बच्चे रिटन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सब्जेक्टिव की, ऐसे लिखना है या समरी लिखना है, प्रेसी लिखना है, ये आर्टिकल आपको बहुत मदद करेगा। इस टॉपिक पे आपको कई एसेज लिखने को मिल सकते हैं। कह रहे लाइफ ओवर डेथ। लाइफ का मतलब है जिंदगी, डेथ का मतलब है मौत। जिंदगी जो है मौत से ऊपर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मौत की सज़ा वाले आदमी को जीवन दान दे दें, उसको ज़िंदगी दे दें। इसका मतलब कुछ और है, वो आपको आगे पता लगेगा। ऑन डेथ पेनल्टी अबॉलिशन एंड पार्लियामेंट्री पैनल रिपोर्ट बात की जा रही है डेथ पेनल्टी के अबॉलिशन की। डेथ पेनल्टी का मतलब आप समझते हैं ना, मौत की सज़ा, कैपिटल पनिशमेंट। कह रहा बात हो रही है मौत की सज़ा को ख़त्म किए जाने की, अबॉलिश किए जाने की। और जो पार्लियामेंट्री पैनल की रिपोर्ट है, संसदीय समिति की रिपोर्ट है, उसकी। कहने का मतलब ये है कि डेथ पेनल्टी को ख़त्म कर दिया जाए और डेथ पेनल्टी देने की बजाय किसी इंसान को आप सज़ा दो ज़िंदगी भर जेल में रहने की। उम्र कैद नहीं, 15-14 साल की, पूरी ज़िंदगी। मान लीजिए वो 30 साल का है और 90 साल का होकर मरेगा, तो 60 साल उसको जेल में बिताने पड़े। तो ये मौत की सज़ा से भी ज़्यादा जो है ना, डरावनी चीज़ है और क्राइम को रोक सकती है। मौत की सज़ा तो क्या है कि आपने कुछ गलत काम कर दिया, उसके बाद आपको लगता है कि अब तो मौत की सज़ा मिलनी ही मिलनी है, तो आप कितने भी गलत काम करेंगे। लेकिन ये जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़िंदगी पूरी गुलामी में बीतने वाली चीज़ है। चलिए अब टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे, क्या कहना चाह रहा है। डेथ पेनल्टी को नोटिस कर लेना। कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं या डेथ रो भी बोलते हैं, ठीक है ना, फांसी की सज़ा, मौत की सज़ा। अब ये जो कैपिटल पनिशमेंट है, डेथ है, रोप्स हैं, इन सभी से कुछ ईडियम्स बनती हैं। फटाफट इनको देख लो और दिमाग में बैठा लो। टू सेंड समवन टू गैलोस या नूज या गिबट। गैलोज, नूज और गिबट जो हैं, तीनों फांसी के तख्ते के लिए यूज़ किया जाता है या उस रस्सी के लिए यूज़ किया जाता है जिससे फांसी दी जाती है। तो अगर किसी को फांसी के तख्ते की तरफ भेज रहे हैं, रस्सी की तरफ भेज रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप? तो आप किसी आदमी को डेथ पेनल्टी दे रहे हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, जज साहब हैज़ सेंट द क्रिमिनल टू गैलोस। जज साहब ने अपराधी को मौत की सज़ा दे दी है। अब देखो, गैलोस का मतलब होता है रस्सी यानी रोप, और रोप से कुछ इडियम्स और बनती हैं। टू रोप इन समवन या टू रोप समवन इन। टू रोप इन समवन या टू रोप समवन इन। किसी आदमी को ट्रिक करना, एंटाइज करना, मजबूरन या धोखाधड़ी से या ज़बरदस्ती किसी को अपने साथ में इन्वॉल्व करना। समझ पाए? आपने रस्सी पकड़ी, एक आदमी का हाथ बांधा और खींच के उसको साथ में ले आए, रोप इन कर लिया आपने। वो चाहता ही नहीं है आपके काम में आपकी हेल्प करना, लेकिन आपने उसको डराया, धमकाया, बुझाया, सुझाया, इमोशनली ब्लैकमेल किया, फिजिकली ब्लैकमेल किया और कैसे भी करके अपने साथ मिला लिया। तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रोप इन करना। ठीक है, याद रहेगी रस्सी से इडियम। टू नो द रोप्स। देखिए, रोप्स जो रस्सियाँ होती हैं, जहाज़ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं किसी भी सेल बोट का। रस्सियों से ही आप जहाज़ की पाल को बदलते हैं, किस तरफ जहाज़ जाएगा, रस्सियों से ही आप उसको डिक्टेट करेंगे। तो ऐसा आदमी जो नो करता है रोप्स को, जो रस्सियों को जानता है, वो उस जहाजी की तरह है, उस सेलर की तरह है जिसको बड़ा एक्सपीरियंस है अपने काम का। भाई, इस जहाजी सेलर कौन होगा? जिसको रस्सियाँ पता है, ये रस्सी यहाँ घुमाऊंगा तो जहाज इस तरफ जाएगा। तो टू नो द रोप्स का मतलब होता है किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट होना, उस सेलर की तरह जो रस्सियाँ अपनी अच्छे से समझता है जहाज को मोड़ने की। टू शो समवन द रोप्स, बिल्कुल ऐसा ही है। भाई, आपको नो द रोप्स था, आप एक्सपर्ट थे, तो अब आप किसी और को भी ट्रेनिंग दे रहे हो, शो कर रहे हो उसको भी रोप्स। टू ट्रेन अ नॉविस और इनएक्सपीरियंस पर्सन। टू बी ऑन द रोप्स। टू बी ऑन द रोप्स, ये एडियम बनी है बॉक्सिंग के रिंग से। रिंग क्या होता है बॉक्सिंग का? चारों तरफ आपको रस्सियां मिलेंगी और दो मुक्केबाज जो हैं आपस में मुक्केबाजी करते हुए दिखेंगे। लेकिन अगर आप किसी को अच्छे से मुक्केबाजी करो तो ये कहाँ जाएगा आदमी? ये जाएगा रस्सियों के ऊपर। जब आप उसको नॉकआउट पंच करोगे तो वो गिरेगा, रस्सियों को पकड़ेगा।
तो टू बी ऑन द रोप्स का मतलब होता है उस मुक्केबाज की तरह होना जो रस्सियों पे लटका हुआ हो, जो बिल्कुल फेल होने वाला हो, जो गिरने वाला हो, ढहने वाला हो। अगर कंपनी कोई डूबने वाली है, व्यापार डूबने वाला है, तो आप बोल सकते हैं द कंपनी इज ऑन द रोप्स, कंपनी एकदम ब्रिंक ऑफ फेलियर पे है। 5-6 इडियम्स हैं, अच्छे से करवा दिए हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं नोट्स बना लो, बार बार आप इनको एग्जाम्स में देखोगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी अबॉलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी शुड फॉर्म द कोर ऑफ एनी रिफॉर्म इन द जस्टिस सिस्टम। कह रहे जो अबॉलिशन है, जो खत्म करने का काम है। अबॉलिशन मतलब इरेडिकेशन, एलिमिनेशन, किसी चीज को खत्म कर देना। कह रहे डेथ पेनल्टी को, मौत की सजा को जो हटाने का काम है, इस काम को बन जाना चाहिए, फॉर्म कर लेना चाहिए कोर को, यानी आधार को। और किसके? किसी भी रिफॉर्म के, किसी भी सुधार के जस्टिस सिस्टम में। तो किसी भी देश के जस्टिस सिस्टम में कोई भी सुधार आएगा तो उसका सबसे बड़ा इंडिकेशन क्या होगा? वहां पे मौत की सजा को उस जस्टिस सिस्टम में बैन कर दिया गया। बहुत सारी कंट्रीज ने कर भी दिया है, मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज में आजकल मौत की सजाएं नहीं मिलती हैं। तो यही आधार होता है रिफॉर्म का, ऐसी बड़े बड़े फैसले लेना। अबॉलिशन सब्जेक्ट है, इरेडिकेशन के लिए यूज किया जाता है। वर्ब है इसकी शुड फॉर्म, बेस फॉर्म लगी हुई है मॉडल के साथ में। शुड, कुड, वुड सब अपने साथ में वर्ब की बेस फॉर्म को लेती हैं। बेस फॉर्म क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना एस या ई एस के। अच्छा, कोर मतलब आधार, बेस या फाउंडेशन। चलिए, आज का क्या लेड बैक आर्टिकल है। लेड बैक क्या होता है? एकदम इजी, आराम से पढ़ो, सब चीज़ें समझ में आएंगी। बहुत ज़्यादा हैवी ना ग्रामर मिलेगी ना वोकैब मिलेगी। तो आज के आर्टिकल को जो बच्चे नए हैं ना, ज़रूर से, ऐसे आर्टिकल से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, ज़रूर से इसका फ़ायदा लेना। जल्दी से जो थोड़ी बहुत वोकैब आर्टिकल में आई है उसको देख लेते हैं। एक लाइक और एक शेयर क्लास को ज़रूर से दें। जिन बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है जाके करें। @YourEnglishTutor अगर आप टेलीग्राम में लिखेंगे सर्च में तो ये ग्रुप आपको मिल जाएगा इस नाम से। 22,000 से ज़्यादा इसमें सब्सक्राइबर है। सारे नोट्स, नोटिफिकेशंस और बातचीत इसी ग्रुप में हम करते हैं। और जिन बच्चों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, ज़रूर से YT ऐप को डाउनलोड करें। सारा पेड कंटेंट इन टर्म्स ऑफ पेड कोर्सेज आपको ऐप पे मिलता है। कहने भर को पेड है, लेकिन बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस रखते हैं क्वालिटी कंटेंट के लिए। बेसिक से एडवांस्ड इंग्लिश राइटिंग कोर्स 499 में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। 60 से 70 घंटों में इंग्लिश में लिखना सीख सकते हैं, है ना। कोर्स अवेलेबल है ऐप पे। इसी के साथ में यूपीएससी का माइग्रेशन कोर्स भी है, जिसमें किसी भी मीडियम से आप इंग्लिश में माइग्रेट कर सकेंगे यूपीएससी के लिए, है ना। फिर गुजराती हो, पंजाबी हो, सारे टॉपिक्स इस पे कवर्ड होंगे यूपीएससी के। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, सीसेट, ग्रामर, है ना, हर चीज़। बैंकिंग कॉम्बो भी अवेलेबल है, जिसमें बैंक के सारे क्वेश्चंस को आपको बैंकिंग एग्जाम्स के सोल्व करना सिखाया जाता है। इसी तरीके से एसएससी कॉम्बो भी मिलेगा। 1 साल का कोर्स है, सारे एसएससी के हर वैरायटी के क्वेश्चन को आप यहाँ सोल्व करना सीखेंगे। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है, ये नंबर है व्हाट्सएप का, आप टीम से व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। चलिए, आज की वोकैब शीट लाइफ ओवर डेथ की 5 वर्ड्स हैं अपने पास। शुरू करेंगे इनसिपिड से। देखिए, इनसिपिड का मतलब होता है टेस्टलेस, फीका, अनइंटरेस्टिंग। इनसिपिड को ब्लांड और वेपिड भी बोलते हैं। जैसे आपने कोई ऐसी चीज़ खाई हो ना जिसमें टेस्ट ही ना हो, बिल्कुल एकदम बस खा ली, पता लगा ही नहीं आपको क्या खाया आपने। या कोई बात ऐसी हो जो टेस्टलेस हो, है ना, जिसमें मज़ा ना आए आपको, तो वो इंसिपिड, ब्लांड या वेपिड हो जाएगी। द ऑडियंस वर डिसअपॉइंटेड विद द इंसिपिड परफॉर्मेंस ऑफ द टीम। ऑडियंस जो है डिसअपॉइंटेड थी इस टेस्टलेस, इस बेसवादी परफॉर्मेंस से टीम की। अब देखो, इंसिपिड के लिए ये हैकेनेड, क्लीशे, बैनल, ट्राइट और स्टीरियोटिपिकल, ये भी सभी इसके सिनोनिम्स हैं, लेकिन इनमें फ़र्क है। ये सब के सब बताते हैं ऐसी चीज़ को जो घिसी पिटी हो। एक तो फीका होना और एक घिसा पिटा होना, वैसे दोनों का मतलब सेम ही है, लेकिन घिसा पिटा क्या होता है? जो बार बार आपने यूज़ कर लिया हो, कोई बात ऐसी हो जो हर आदमी बोलता हो, तो वो हैकेनेड, क्लीशे, बैनल, ट्राइड या स्टीरियोटिपिकल बात हो जाती है। तो सिनोनिम तो जरूर है ये चारों पांचों वर्ड्स, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। फीके की बात करूंगा तो इंसिपिड, ब्लांड और वेपिड। इंसिपिड, ब्लांड और वेपिड। घिसे पिटे की बात करूंगा तो हैकेनेड, क्लीशे, बैनल, ट्राइड और स्टेरियोटिपिकल। चलिए, अगला जो वर्ड है आज का वो है फूल प्रूफ। देखिए, वाटर प्रूफ क्या होता है? जिसमें पानी ना घुसे। बुलेट प्रूफ क्या होता है? जिसमें बुलेट ना जा सके। फूल प्रूफ क्या होता है? ऐसी चीज जिसपे मूर्ख आदमी फूल का या उसकी फुलिशनेस का कोई असर ना हो। हर वो चीज फूल प्रूफ है जिसमें गलती की गुंजाइश नहीं है, जिसमें आपने हर काम इतने पक्के से किया हुआ है कि मूर्खता की कोई संभावना नहीं है। फूल प्रूफ प्लान वो प्लान है जिसके फेल होने का कोई चांस ही नहीं है। फूल प्रूफ स्टडीज वो स्टडीज हैं जिसमें आपने हर एस्पेक्ट को अपनी पढ़ाई के कवर किया है। एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा आ ही नहीं सकता जो आपको पता ना हो। समझ पा रहे हो?
द लॉ इज नेवर फूल प्रूफ एंड इज ऑफ्टन मिसयूज्ड बाय सम मिसक्रिएंट्स ऑफ आवर सोसाइटी। लॉ जो है कभी भी फूल प्रूफ नहीं होता, कभी भी फॉल्टलेस नहीं होता, और अक्सर वो इसीलिए मिसयूज़ किया जाता है कुछ मिसक्रिएंट्स के द्वारा, बदमाशों के द्वारा हमारे समाज के। फुल प्रूफ को फ्लॉलेस, इनफॉलिबल, इनअसेलेबल और इम्पेकेबल भी बोलते हैं। इनफॉलिबल मतलब जिसमें फॉल की संभावना ना हो, गिरने की या फेलियर की संभावना ना हो। इम्पेकेबल मतलब जो पूरे तरीके से परफेक्ट हो। अनअसेलेबल मतलब जिसको असेल ना किया जा सके, अटैक ना किया जा सके। फ्लॉलेस मतलब जिसमें फ्लो ना हो, कोई कमी ना हो। सारे वन वर्ड्स हैं ये, फुल प्रूफ के सिनोनिम्स हैं। आज आप फॉलिबल या इनफॉलिबल वर्ड को आर्टिकल में देखेंगे। चलिए अगला वर्ड है अपना आज का इनकार्सरेशन। बड़ा ही कॉमन सा वन वर्ड है। कारावास के लिए, इम्प्रिजनमेंट के लिए ये जो टर्म है यूज़ की जाती है। द स्टेट ऑफ बीइंग डिटेन्ड। कारावास तो समझते हैं आप हिंदी में ना, जेलमेंट या डिटेनमेंट। द सिटी विटनेस्ड एन इरेशनल लिंक बिटवीन डिक्रीजिंग रेट्स ऑफ इनकार्सरेशन एंड फॉलिंग क्राइम। सिटी ने विटनेस किया, समाज ने देखा, शहर ने विटनेस किया एक बहुत ही इरेशनल से लिंक को, ऐसे लिंक को, ऐसे रिश्ते को जो समझा ना जा सके, समझाया ना जा सके, लॉजिकल ना हो। और ये लिंक था कम होती हुई कारावास की रेट में, इनकार्सरेशन की रेट में, और गिरते हुए क्राइम में। मतलब जितने ज़्यादा क्राइम, जितने ज़्यादा लोगों को कम सजाएं मिली, उतने क्राइम भी कम हुए। जनरली इसका उल्टा होता है ना, सज़ा कम मिलेगी तो क्राइम ज़्यादा होंगे। लेकिन सिटी में क्या हुआ, इनकार्सरेशन की रेट भी कम हो गई और क्राइम भी जो है फॉल करने लगा। इम्प्रिजनमेंट, इनकार्सरेशन, ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। लास्ट के दो वर्ड्स हैं सब्सटेंशियल और सब्सटेंटिव। दोनों को एक साथ रखते हैं। क्यों रखते हैं भाई? एक जैसे हैं इसलिए रखते हैं, मीनिंग सब दोनों का अलग है। सब्सटेंशियल का मतलब होता है जो आकार में, साइज में, मात्रा में, इंपॉर्टेंस में बहुत बड़ा हो। सब्सटेंटिव का वो मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसमें मजाक मस्ती मखौल ना हो, जो सीरियस हो, सोची समझी गई हो। समझ गए? सब्सटेंशियल मतलब आकार, मात्रा या इंपॉर्टेंस में बड़ा, जिसको नोटिस करना ही पड़े, जिसको आप कंसीडर करेंगे, जो समझ गए ना, डिसरिगार्ड करने के या इग्नोर करने के लायक नहीं है। जो बड़ा है तो उसको आप इग्नोर नहीं कर पाओगे। सब्सटेंटिव में आप बहुत गंभीर हो जाते हो, बहुत थॉटफुल रहते हो। द इफेक्ट ऑफ द लॉकडाउन्स हैव बीन सब्सटेंशियल। लॉकडाउन्स के इफेक्ट काफ़ी बड़े रहे हैं, सब्सटेंशियल रहे हैं, आकार में कंसीडरेबल रहे हैं। और द गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड अ सब्सटेंटिव इन्वेस्टिगेशन इनटू द मैटर। सरकार ने ऑर्डर किया है एक गंभीर जांच का इस मामले में। कोई कैजुअल जांच नहीं, गंभीर सी जांच। सीबीआई बैठेगी, ईडी इन्वॉल्व होगी, लंबी जांच चलेगी, है ना, सब्सटेंटिव इन्वेस्टिगेशन। तो दोनों वर्ड्स को एक साथ याद रखना है और दिमाग के एक ही कोने में रखना है। सब्सटेंटिव के सिनोनिम है पेंसिव, थॉटफुल, डेलिबरेटिव। आप ये दोनों वर्ड्स में से एक वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, शायद सब्सटेंटिव को देखेंगे। चलिए 5 वर्ड्स हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा चैलेंजिंग बनाए ना आपके लिए। ये सारे वर्ड्स आपको शायद आते होंगे। क्वेश्चन ये है जी, ये दोनों तो आपने देख लिए। सबस्टेंशिएट क्या होता है? स्पेलिंग समझ में आ रही है ना? सबस्टेंशिएट, TIAT, ठीक है, ये N है। सब्सटेंशियल, सब्सटेंटिव, ठीक है। सबस्टेंशिएट क्या होता है? करवा चुके हैं वर्ड, बहुत अच्छे से सभी को आता है। जिसको नहीं आता गूगल करो और कमेंट्स में डालना जिनको पता है। बढ़ते हैं आगे। एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा गया है। दुनिया भर में जो सोशल साइंटिस्ट हैं उनका ये मानना है, उनकी रिसर्च ये कहती है कि डेथ पेनल्टी से आप कभी भी समाज में क्राइम को रोक नहीं पाएंगे। मान लीजिए आपको पता है कि मर्डर करने पे मौत की सजा है ना, और आपने एक मर्डर कर दिया, गुस्से में कर दिया। अब आप क्या खुले आज़ाद हो जाओगे, सांड। अब एक नहीं, आप 11 करोगे। अगर आप एक अपराधी प्रवृत्ति के आदमी हैं, आपको पता है जब मौत की सज़ा मिलनी ही है, जब पता ही है मुझे मौत की सज़ा मिलेगी, तो फिर क्या है जी, मैं जितने मर्जी मर्डर कर दूं, एक पे भी मिलनी है और 11 पे भी मिलनी है। तो ये समाज में अपराधियों को बढ़ावा देने का काम है, मौत की सज़ा। दूसरा इसके ऑपोजिशन में एक आर्गुमेंट ये है कि मौत की सज़ा दे करके तो आप एक झटके में उस आदमी को मुक्ति दे देते हो। जिस आदमी ने गंदा कोई क्राइम किया हो, आप उसको सूली पर लटकाएंगे, शायद 1.5 मिनट में जान निकल जाती है इंसान की, तो 1.5 मिनट में वो छूट गया। तो ऐसा तो बड़ा गलत है। बल्कि मौत की सज़ा को बंद करके हमें करना चाहिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट को लागू, जिसमें इंसान को ये पता हो कि मुझे तिल तिल जो है जेल में गुजारना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी को। जब तक मैं मर नहीं जाऊंगा नेचुरल डेथ से, मुझे जेल में रहना है। शायद 50 साल, 100 साल, 20 साल या 30 साल, जितनी भी उसके जीवन बाकी है। तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है बजाय कैपिटल पनिशमेंट के। ह्यूमैन भी है, मानवीय भी है। अब इसी के ऊपर आर्गुमेंट चल रही है भारत में कि नया जो क्रिमिनल कोड आएगा, भारतीय न्याय संहिता, जो कि एक पुराने पैकेट में ही नया
पुरानी चीज़ को नए पैकेट में डाल दिया सरकार ने। सारा का सारा वही कानून है जो अंग्रेज बना के गए थे, उसका नाम बदल दिया, किताबों को 3 को 1 बना दिया। कह रहे इसमें पुराने से आपने नया कुछ नहीं बदला, कम से कम इतना तो बदल लो कि मौत की सज़ा को ख़त्म कर दो और लाइफ इम्प्रिजनमेंट को इसमें ऐड कर दो। ठीक है, तो ये आर्टिकल इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है। आज की टोन एनालाइज कर रहा है, सजेस्टिंग, साथ में सजेस्ट कर रहा है क्या करना चाहिए, और डिसअपॉइंटेड, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट दिखा रहा है, अपनी निराशा दिखा रहा है कि क्या काम सरकार करने से चूक गई। शुरू करें। कह रहा इट इज़ डिसअपॉइंटिंग दैट द पार्लियामेंट्री कमिटी दैट एग्जामिन द भारतीय न्याय संहिता और BNS द प्रपोज क्रिमिनल स्टैट्यूट likely to replace the IPC या Indian Penal Code has not made a recommendation to abolish the death penalty। कह रहा है ये डिसअपॉइंटिंग बात है। डिसअपॉइंटिंग मतलब डिसअपॉइंटमेंट लाने वाली, निराश करने वाली। ये निराश करने वाली बात है, उदास करने वाली बात है कि जो संसदीय कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी है, जिसमें हमारे कुछ बड़े नेता बाबू बैठे हैं, कह रहे जिस कमेटी ने दैट ने एग्जामिन भी किया, जायजा भी लिया, अच्छे से इन्वेस्टिगेट भी किया BNS नाम के नए कानून को। और ये कौन सा कानून है भाई? इसके बारे में दी गई है एडिशनल इंफॉर्मेशन 2 कॉमास के बीच में। कह रहे जी कुछ और नहीं है, ये प्रपोज किया गया, अभी लगा नहीं है, प्रपोज किया गया। ये प्रपोज किया गया या सुझाया गया एक क्रिमिनल स्टैट्यूट है, एक अपराध से जुड़ा हुआ कानून है। स्टैट्यूट मतलब कानून, जो लाइकली है, संभावित है कि रिप्लेस करेगा, बदल देगा या उसकी जगह पे आ जाएगा इंडियन पीनल कोड की, IPC की। कह रहा है बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि इस कमेटी ने, जिसने BNS को एग्जामिन किया, और BNS जो कि IPC की जगह आने वाला है, इस कमेटी ने मेक नहीं किया है, हैज़ नॉट मेड, और किसको? एक रिकमेंडेशन को, सलाह को, सजेशन को। और सजेशन है अबॉलिश करने का, ख़त्म करने का, इरेडिकेट करने का मौत की सज़ा को, डेथ पेनल्टी को या कैपिटल पनिशमेंट को। समझ गए? बहुत आसान सा सेंटेंस है। शुरू में डिसअपॉइंटमेंट दिखा रहा है, इसलिए डिसअपॉइंटिंग टोन है आज की। इट की वर्ब है इज, इट इज़ डिसअपॉइंटिंग। पार्लियामेंट्री कमेटी की वर्ब है हैज़ नॉट मेड, परफेक्ट टेंस बना हुआ है, हैज़ प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। नॉट जो एडवर्ब है, कहाँ लगाया जाता है इसको? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद। सेंटेंस में कितनी भी हेल्पिंग वर्ब हो, कई बार 4 आ जाती हैं। शुड हैव बिन डन, शुड हैव बिन डन, 3 आ गई ना, तो शुड हैव बिन, 3 हेल्पिंग वर्ब भी अगर दी गई हो तो आपको शुड जो पहली हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में नॉट को रख देना है। नॉट का काम ये होता है जी, हेल्पिंग वर्ब के बाद आऊँगा सेंटेंस के अंदर। चलिए, दैट आया कमेटी के लिए, दैट की वर्ब है एग्जामिन्ड। अबॉलिश करना, इरेडिकेट करना, डिस्पोज ऑफ करना, गेट रिड ऑफ करना, किसी चीज़ को ख़त्म करना। याद रखेंगे, गेट रीड ऑफ या डिस्पोज ऑफ, इसमें आपका एग्जामिनर आपको अक्सर डबल F लगा के देगा। ठीक है, सिंगल F आता है। गेट रीड ऑफ मतलब छुटकारा पाना, डिस्पोज ऑफ करना, छुटकारा पाना। सिंगल F लगेगा, डबल F नहीं लगेगा। बड़े आगे कह रहा है जी और क्या हुआ? ये तो इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया नहीं, बजाय किया क्या इन्होंने? कह रहा है इंस्टेड द स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स डिस्पाइट सबमिशंस फ्रॉम एक्सपर्ट्स एंड जूरिस्ट ऑन अबॉलिशन चोज टू मेक अ ब्लांट रिकमेंडेशन। कह रहा है जी बजाय इसके जो स्टैंडिंग कमेटी है होम अफेयर्स की, भाई ये कमेटी तो हटा दो, इस कमेटी ने तो कुछ कहा ही नहीं, शांत होकर के बैठ गए साइड में। एक होम अफेयर्स की कमेटी मतलब जो कानून बनाने की कमेटी है। कह रहा है स्टैंडिंग कमेटी ने, इस टेम्परेरी कमेटी ने बावजूद सबमिशन के, रिक्वेस्ट के, जो आई थी एक्सपर्ट लोगों से और कई जूरिस्ट लोगों से। जूरिस्ट कौन लोग होते हैं? जजेस, पुराने, रिटायर्ड या अभी काम कर रहे हैं जो। और ये रिक्वेस्ट आई थी, सबमिशन आई थी डेथ पेनल्टी के अबॉलिशन पे। कह रहा है जी इस कमेटी ने ना बावजूद सारी रिक्वेस्ट के, इन रिक्वेस्ट को सुनने से मना कर दिया, और इस कमेटी ने चूज किया कि ये मेक करे एक ब्लांड सी रिकमेंडेशन को, एक टेस्टलेस सी, एक फीकी सी रिकमेंडेशन को। ब्लांड, बैनल, वेपिड, याद है ना? और दैट क्या? दैट वो ये द मैटर बी लेफ्ट फॉर द गवर्नमेंट टू कंसिडर, कि ये सारा मामला छोड़ दिया जाए सरकार के लिए, पैसिव वॉइस में, मे बी लेफ्ट। और क्यों? कि वही कंसीडर करे इस मामले को, वही सोचे और समझे क्या करना है। समझे? तो इस कमेटी ने कुछ भी नहीं कहा, और इस कमेटी ने, दूसरी वाली ने, इसने बोल दिया एक फीकी सी बात कि हाँ जी ये डेथ पेनल्टी का हमने देखा था, हमारे पास रिक्वेस्ट भी आई थी, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि सरकार ही देखे इसका क्या करना है, हम इस मामले में नहीं पढ़ेंगे। स्टैंडिंग कमेटी जो है सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है चोज। ठीक है, एक्टिव वॉइस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है पास्ट इंडेफिनिट में। मैटर की वर्ब है मे बी लेफ्ट, पैसिव वॉइस है, मॉडल प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म।
ये एक्टिव पैसिव मैं आपको करवा रहा हूँ, कुछ बच्चों को लग भी रहा होगा कि सर इसकी क्या ज़रूरत है, ये तो आता ही है हमें। पर ये जिनको नहीं आता ना, उनसे पूछो आप अंग्रेजी में कितने मजबूर हैं। हर सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और वॉइस और टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब और वॉइस और टेंस, चार चीज़ें अगर आप नहीं पकड़ पाते हो, है ना, एट द ब्लिंक ऑफ एन आई, मैंने बोला और आपने बताया, है ना, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप बड़े मजबूर आदमी हो अंग्रेजी में, अंग्रेजी आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बेसिक चीज़ें सबको करनी आनी चाहिए। सबमिशन यानी रिक्वेस्ट, ब्लांड मतलब क्या होता है, फीका, वेपेड, टेस्टलेस, है ना। चलिए, कह रहे जी, इट्स ऑब्जर्वेशन इज लिमिटेड टू अ रिमार्क दैट इट हैज अंडरस्टूड दैट द रीजन फॉर अ पैशनेट आर्गुमेंट अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी इज दैट द जुडिशियल सिस्टम कैन बी फॉलिबल। कह रहा है ये जो होम अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी है हमारे गृह मंत्रालय की, कह रहा है जी इसकी ऑब्जर्वेशन जो है ना ये सीमित है, लिमिटेड है। और कहाँ तक लिमिटेड है भाई, ये सीमित है उस रिमार्क तक, मतलब इसने एक छोटी सी बात, एक छोटा सा रिमार्क करके कह के अपनी बात को ख़त्म कर दिया, वहीं तक इसकी ऑब्जर्वेशन लिमिटेड है। और रिमार्क क्या है कि ये समझ चुकी है, ये कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी हैज़ अंडरस्टूड कि जो रीज़न है, जो कारण है एक भावुक आर्गुमेंट का, पैशनेट आर्गुमेंट का, मौत की सज़ा के खिलाफ, डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट, वो ये है कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो फॉलिबल हो सकता है, कभी कभी वो गलती कर सकता है। तो उसने यही बोला कि हम समझ पा रहे हैं कि डेथ पेनल्टी को क्यों आप मना करवा रहे हो, आप यही समझते हो, आपका यही कहना है कि कभी कभी जज गलती कर देता है, इसलिए डेथ पेनल्टी ना दी जाए, है ना, यही भावुक आर्गुमेंट है। और दूसरा क्या है जी, एंड टू प्रिवेंट एन इनोसेंट पर्सन फ्रॉम बीइंग रॉन्गली सेंटेंस टू डेथ। और दूसरा ये है जी, आर्गुमेंट अगेंस्ट डेथ पेनल्टी इज, दूसरा ये है कि प्रिवेंट करना या रोकना एक इनोसेंट पर्सन को, भोले वाले आदमी को, जो गलत तरीके से रॉन्गली सेंटेंस टू डेथ हो जाए, उसको मौत की सज़ा मिल जाए। तो इसने यही बोला कमेटी ने। ऑब्जर्वेशन की वर्ब है इज, इट आया कमेटी के लिए, इसकी वर्ब है हैज़ अंडरस्टूड। रीज़न की वर्ब है इज, रीज़न इज, देखो पहला तो बताया दैट जजेस कैन बी फॉलिबल, एंड दूसरा द रीज़न इज टू प्रिवेंट एन इनोसेंट फ्रॉम बीइंग सेंटेंस टू डेथ। ऐसे जुड़े हुए दोनों। तो पहला जो रीज़न है वो पूरा क्लोज है, और दूसरा जो रीज़न है वो इज के बाद में एक इन्फिनेटिव है। अगर स्ट्रक्चर समझ पा रहे हो तो आपको अच्छे से मज़ा आएगा, है ना, स्ट्रक्चर के अंदर घुसोगे तभी आता है मज़ा। सिस्टम की वर्ब है कैन बी, फॉलिबल आप समझते हैं, जो कि गिर सकता हो, जो फेल कर सकता हो, जो गलती कर सकता हो। और जो गलती ना कर सकता हो उसको क्या बोलेंगे भाई, जो गलती ना कर सकता हो, जिसमें गलती गुंजाइश ना हो, फॉलिबल का उल्टा इनफॉलिबल, अभी तो करवाया था। फिर इसके लिए एक और वर्ड है अपने पास, फूल प्रूफ, याद है ना, एक और वर्ड भी है इम्पेकेबल, अनअसेलेबल बोल दो, है ना, सारे वही वन वर्ड्स हैं, फॉलीबॉल के उल्टे हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आगे बताएगा कि कमेटी की ऑब्जर्वेशन कितनी गलत है। कोई भी भावुक आर्गुमेंट कोई नहीं दे रहा, सारी आर्गुमेंट जो है साइंस बेस्ड हैं। कह रहा है जी, हाउ एवर डोमेन एक्सपर्ट्स हैड मेड सम परसुएसिव सबमिशंस बिफोर द पैनल। कह रहा है हालांकि जो डोमेन एक्सपर्ट हैं, जो सोशल साइंटिस्ट हैं इस फील्ड में, उन्होंने तो कई सारे परसुएसिव सबमिशन दिए थे, ऐसे सबमिशंस जो आपको परसुएड कर दें, कन्विंस कर दें पैनल के सामने। और क्या परसुएसिव सबमिशंस थे, ये सारे के सारे, देखो बहुत सारे हैं यहाँ तक, अब वो सारे मैं आपको बता देता हूँ। पहला लगा रहा है, दैट लगा के बता रहे हैं, इंस्टेंसेस ऑफ ट्रायल कोर्ट्स अवॉर्डिंग डेथ वर ऑन द राइज। जो इंस्टेंसेस है, जो घटनाएं हैं ट्रायल कोर्ट्स की, ट्रायल कोर्ट्स क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्रिमिनल कोर्ट, करेक्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो सबसे क्रिमिनल कोर्ट होती है नीचे की, ट्रायल कोर्ट्स, उनके अवॉर्ड करने के, डेथ को दिए जाने की, डेथ पेनल्टी को, वो बढ़ रहे हैं। तो पहला तो इन्होंने सबमिशन ये दिया कि देश में मौत की सजाएं छोटी अदालतें बहुत ज़्यादा दे रही हैं, जबकि स्टैटिस्टिकल ट्रेंड शोड दैट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज लीनिंग अवे फ्रॉम कैपिटल पनिशमेंट। जबकि हमारे स्टैटिस्टिकल ट्रेंड्स ये बताते हैं, सांख्यिक जो फिगर्स हैं, जो रुझान है, वो ये बताते हैं, शो करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो लीन अवे फ्रॉम कर रही है, दूर हट रही है। लीन टुवर्ड्स यानी किसी चीज़ की तरफ आना, लीन अवे फ्रॉम मतलब दूर हटना। तो सुप्रीम कोर्ट तो दूर हट रही है कैपिटल पनिशमेंट से, मौत की सज़ा से। तो छोटी कोर्टें खूब मौत की सज़ा देती हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है सारी सज़ाओं को ख़त्म कर देती है। तो पहला इन्होंने अब सबमिशन जो है ये दिया परसुएसिव। फिर दूसरा क्या दिया, देखो जी, दैट यहाँ भी लगाया था, और फिर दैट लगा के दूसरा रीजन बता रहा है, दैट सोशल साइंटिस्ट हैड डिमॉन्स्ट्रेटेड इट हैड नो डिटरेंट इफेक्ट।
कि सोशल साइंटिस्ट जो हैं, समाज वैज्ञानिक जो हैं, उन्होंने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया है अपनी रिसर्च में कि कैपिटल पनिशमेंट का कोई भी डेटरेंट इफेक्ट नहीं है। डेटरेंट मतलब जो आपको डिटर करे, रोके। मौत की सजा से कोई भी आदमी गलत काम को करने से नहीं रुकता। अगर उसने गलत काम थोड़ा सा भी गलती से कर दिया तो फिर वो पूरा ही अंजाम देगा उसको, क्योंकि उसको पता है मौत की सजा तो मिलनी है। तो इसका कोई डेटरेंट इफेक्ट नहीं है, समाज के साइंटिस्ट ने ये बताया। और तीसरा आर्ग्यूमेंट ये था जी, एंड लगा के फिर दैट लगा के बोल रहा है, ग्लोबल ओपिनियन वॉज इन फेवर ऑफ इट्स अबोलिशन। पूरी दुनिया की ओपिनियन भी यही है कि आप फेवर करें इसके अबोलिशन को, डेथ पेनल्टी को खत्म करने को। लंबा सेंटेंस है लेकिन आपने इसको ब्रेक कर दिया, समझ गए ना? रिपीट कर रहा हूं फटाफट से। एक्सपर्ट्स की वो है हैंडमेड, उन्होंने मेक किया था इन सबमिशंस को, जो बड़े परसुएसिव थे, जो बड़े कन्विंसिंग थे, देखने में बड़े समझ में आने वाले थे। और वो एक आर्गूमेंट्स थे ये 3 टाइप के, तीनों टाइप के जो आर्गूमेंट्स बताए हैं वो दैट लगा के बताए हैं। ठीक है। पहला आर्गूमेंट ये है कि ट्रायल कोर्ट तो बड़ा बढ़ चढ़ करके मौत की सजा देती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सारी मौत की सजाओं को खत्म कर देती है। तो फिर आप ही खत्म कर दो ना, ट्रायल कोर्ट को मौका ही मत दो मौत की सजा देने का, सुप्रीम कोर्ट ने तो खत्म करना ही है उसको। दूसरा, ये समाज वैज्ञानिक ये बताते हैं कि मौत की सजा से क्राइम कभी भी रुका नहीं, उतना ही क्राइम है जो मौत की सजा से पहले होगा और जो बाद में होगा। और तीसरा, दुनिया भर की ओपिनियन भी यही है, दुनिया भर के लॉज भी यही कह रहे हैं कि मौत की सजा को अब खत्म करने का वक्त आ गया है। चलिए, फ्रेंड्स की वर्ब है शोड, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वर्ब है वॉज लीनिंग अवे, सोशल साइंटिस्ट की वर्ब है हैड डिमॉन्स्ट्रेटेड, इट की वर्ब है हैड। डेटरेंट इफेक्ट मतलब डेटर करने वाला इफेक्ट, रोकने वाला प्रभाव। ओपिनियन की वर्ब है वॉज। कह रहे द कोर्ट अवॉर्डेड द डेथ पेनल्टी टू ओनली 7 people from 7 to 22, while all death sentences were either set aside or commuted to life in 2023। कोर्ट ने अवॉर्ड किया यानी दिया, और क्या दिया? मौत की सजा को महज 7 लोगों को 2007 से 22 के बीच में, जबकि सारी मौत की सजाएं जो हैं, डेथ सेंटेंसेस जो हैं, वो या तो सेट असाइड कर दी गई कोर्ट के द्वारा पैसिव वॉइस में, कैंसिल कर दी गई, या फिर वो कम्यूट कर दी गई या कन्वर्ट कर दी गई लाइफ में, यानी उम्र कैद में 2023 के अंदर। कह रहा है एज दे डिड नॉट फॉल अंडर द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, क्योंकि ये सारी सजाएं जो हैं फॉल अंडर नहीं करती थी इस कैटेगरी में, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस। भारत में मौत की सजा आपको तभी मिलेगी जब आपने बहुत ही कुछ अलग काम कर दिया, निर्भया कांड कर दिया, इस तरह का काम करेंगे तभी आपको मौत की सजा मिलेगी। पड़ोसी को मार दिया तो फिर उसके लिए मौत की सजा नहीं मिल जाएगी, झगड़ा हो गया था आपका, है ना? तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में बहुत कम केस आते हैं, तो ज़्यादातर केसेस जो है हम ट्रायल कोर्ट की सजा को सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कर देती है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर देती है। 7 लोगों को मिली है 2007 से 22 के बीच में, इनमें शायद एक अफजल गुरु होगा, एक कसाब होगा, कसाब तो कहते हैं मरी गया जेल में, 2-3 वो निर्भया वाले होंगे, है ना? यही 6-7 लोग हैं जिनको अभी तक फांसी मिली है। चलिए, सेंटेंस सिंपल है। कोर्ट की वर्ब है अवॉर्डेड, सेंटेंसेस की वर्ब है वर सेट असाइड एंड वर कम्यूटेड, दोनों पैसिव वॉइस लगी हुई है। सेंटेंसेस वर सेट असाइड, सेंटेंसेस वर कम्यूटेड। सेट असाइड करना, ले असाइड करना, पुट असाइड करना, कैंसिल करना, डिसरिगार्ड करना। सजा मिली थी लेकिन आपने उसको, समझ गए ना, कैंसिल कर दिया सजा को। कम्यूट करना यानी कन्वर्ट कर देना किसी और कम इंटेंसिटी की चीज़ में। दे वर्ब, दे जो है आया है इन डेथ सेंटेंसेस के लिए, दे की वर्ब है डिड नॉट फॉल। चलिए, ग्रामर कॉन्सेप्ट करवाएंगे आपको यहाँ। देखो, वैसे तो कॉन्सेप्ट आसान है, लेकिन जैसे इसके एडवांस पार्ट में घुसोगे तब आपकी थोड़ी से ना मज़ा आएगा आपको समझ के। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इस सेंटेंस में आपने पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया मेन क्लॉज में, कोर्ट अवॉर्डेड दैट सेंटेंस, और फिर सबॉर्डिनेट क्लॉज में भी पास्ट टेंस ही लगाया, वर सेट असाइड, और उसके बाद जो सबॉर्डिनेट क्लॉज आया उसमें भी पास्ट टेंस लगाया, डिड नॉट फॉल। तो ये क्यों होता है और इसकी एक्सेप्शन क्या है? तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर मेन क्लोज पास्ट में है तो सबॉर्डिनेट क्लोज पास्ट में ही होगा। सवाल इस पर यह आएगा कि सर सबॉर्डिनेट क्लोज होता क्या है, मेन क्लोज होता क्या है? तो देखो, क्लोज तो वैसे आपको ग्रामर सीरीज में करवा दिए गए हैं, फिर भी आपको समझा देते हैं। सब्जेक्ट वर्ब के पेयर को क्लोज बोलते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब अगर आ जाए तो मिल करके क्या बनाते हैं? क्लोज बनाते हैं। और मेन और सबॉर्डिनेट में आप करेंगे कैसे डिफ्रेंसिएशन? डिफरेंस करने के लिए आपको ये देखना होगा दोनों के बीच में कंजंक्शन कौन सी आ रही है। अगर कंजंक्शन नॉन फैन बॉयज है, नॉन फैन बॉयज का मतलब क्या होता है? फैन बॉयज 7 कंजंक्शन के नाम है। एफ मतलब फॉर, ए प्लस में एंड, एन प्लस में नॉर, बी प्लस में बट, ओ प्लस में और, वाई प्लस में येट और एस प्लस में सो। फॉर एंड नॉर बट और येट सो। अगर इन कंजंक्शन के अलावा कोई और कंजंक्शन आ रही है, दैट आ रही है, हु आ रही है, विच आ रही है,
कोई भी कंजंक्शन वाइल आ रही है, तो उस केस में जो बाद में क्लोज आएगा वो अपने आप ही सबऑर्डिनेट क्लोज बन जाएगा। और जैसे ही नॉन फैन वॉइस कंजंक्शन आपको दिखे दो क्लोज के बीच में, शुरुआती क्लोज में पास्ट लगाए तो बाद वाले में भी पास्ट लगाना है। द यूएन स्टेटमेंट इंडिकेटेड, एक सेकेंड, द यूएन स्टेटमेंट इंडिकेटेड दैट द वेस्ट हैज टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू जिनोसाइड इन गाजा। यूएन की स्टेटमेंट ने इंडिकेट किया कि जो वेस्ट है, जो पश्चिमी देश हैं, वो आंख मूंद चुके हैं, टर्न अ ब्लाइंड आई टू कर चुके हैं नरसंहार की तरफ जो गाजा में अभी चलता है। सेंटेंस गलत है। कैसे? यूएन स्टेटमेंट इंडिकेटेड, ये है पहला क्लोज। क्लोज किस में है जी? क्लोज लिखा गया है पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट परफेक्ट हो, इंडेफिनिट हो, पास्ट कंटिन्यूस हो, परफेक्ट कंटिन्यूस हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पास्ट में है ना, V2 लगी हुई है, और बीच में लगी हुई है नॉन फैन वॉइस कंजंक्शन, दैट तो फैन वॉइस में आती नहीं है। तो इसलिए जो बाद वाला क्लोज है, द वेस्ट हैज टर्न्ड, द वेस्ट हैज टर्न्ड, ये भी पास्ट में होगा। अगर ये पास्ट में होगा तो हैज टर्न जो है, जो आपने प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा है, क्या ये आ सकता है? नहीं आ सकता। इसको आप पास्ट परफेक्ट में चेंज करें, आप यहां लिखें हैड टर्न्ड। प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट डेफिनेट है तो पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट को पास्ट में आपको चेंज कर देना है। तो ये जो है ना, इसके सही मायने हैं इस रूल के, इस कॉन्सेप्ट के। अब देखो, ये तो था कॉमन रूल, सबको आता है। अब इससे एक लेवल और ऊपर आते हैं, इस रूल के एक्सेप्शन क्या है। एक सेंटेंस और बना लो पहले। द पुलिस फेल टू अंडरस्टैंड हु हैज मर्डर्ड द वुमन। पुलिस वाले फेल कर गए अंडरस्टैंड करने में, समझने में, किसने इस औरत को मारा है। सुनने में, देखने में सही लग रहा है, लेकिन देख लो भाई साहब, बीच में क्लोज लग रहा है, क्लोज लग रहा है नॉन फैन बॉयज वाला, है ना, कंजंक्शन लग रही है नॉन फैन बॉयज। फॉर एंड नॉर बट और येट सो, इसमें हु तो नहीं आता। तो मतलब पहले वाला जो क्लोज है पुलिस फेल्ड, और बाद वाला जो क्लोज है हु हैज मर्डर्ड, इन दोनों में आपको सेम टेंस यूज करना है। यहां पे पास्ट है तो यहां भी पास्ट लगाना है। अगर ऐसा है तो हैज मर्डर्ड की जगह मुझे लिखना पड़ेगा हु हैड मर्डर्ड। ठीक है, मेरे ख्याल से मामला इतना समझ में आ गया होगा। अब एडवांस पोर्शन। सर इस रूल को कब नहीं लगाना? देखो जी, इस कॉन्सेप्ट को तब नहीं लगाना जब बाद में सबऑर्डिनेट क्लोज में कोई टाइमलेस ट्रूथ हो। टाइमलेस ट्रूथ क्या होता है जी? सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज ईस्ट में उगता है, सूरज जो है उदय होता है, टाइमलेस ट्रूथ है ये, ईस्ट में, टाइमलेस ट्रूथ। या यूनिवर्सल ट्रूथ हो, गॉड इज ग्रेट। अब भगवान तो पहले भी ग्रेट था, आज भी ग्रेट है। या फिर कुछ भी बोल दो ना, मतलब ऐसी चीज जो पहले भी हो रही है, आज भी हो रही है, टाइमलेस है, होती रहेगी, तो ऐसे कामों को आप पास्ट में लिख ही नहीं सकते हो। तो इसलिए आपको टाइमलेस ट्रूथ की जगह पे हमेशा प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना है, जो टेंस लगना चाहिए वही लगेगा। द बुक स्टेटेड दैट वाटर स्टार्ट्स या स्टार्टेड बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। किताब में ऐसा लिखा गया या स्टेट किया गया कि पानी जो है शुरू हो जाता था 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना। क्या किताब में लिखा था तभी पानी बॉयल होता था 100 डिग्री पे? ऐसा तो नहीं है। पानी तो आज भी बॉईल करोगे तो 100 डिग्री पे ही होगा। टाइमलेस ट्रूथ है ये। तो टाइमलेस ट्रूथ है तो स्टार्ट्स लिखूंगा, स्टार्टेड नहीं लिख सकता। समझ गए ना? बस इतना समझ गए तो ये कॉन्सेप्ट आपका हो गया। बस ये फॉर्मूला आपको फैन वॉइस याद कर लो, बीच में फैन वॉइस ना लगी हो। सबऑर्डिनेट क्लोज को, मेन क्लोज अगर पास्ट है तो उसको भी पास्ट में रखना है। अच्छा, मेन क्लोज फ्यूचर में, प्रेजेंट में हो तब फिर सबऑर्डिनेट क्लोज से कोई पंगे नहीं लेने हैं। पास्ट का पास्ट होगा, प्रेजेंट का प्रेजेंट नहीं होगा, फ्यूचर का फ्यूचर नहीं होगा। वो प्रेजेंट फ्यूचर के बाद आप कुछ भी रख सकते हो, आपकी इच्छा है। द टीम लॉस्ट सम विकेट्स अर्ली एंड द मैच इज या वॉज स्टिल अंडर वे। टीम ने लूज कर दिया कुछ विकेट्स को बहुत जल्दी, और मैच जो है अभी भी अंडर वे था, अभी भी चल रहा था। देखो यहां पे पास्ट टेंस आपने लगाया, टीम लॉस्ट, बीच में क्या लगा दिया? बीच में एंड लगा दिया। एंड लगाने का मतलब क्या है? आपने फैन वॉइस कंजंक्शन का इस्तेमाल कर दिया, फॉर एंड नॉर। अब यहां पे पास्ट मत लगाया ना, लगाना है तो ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है लगाना। मैच इज अंडर वे भी ठीक है, मैच अभी भी चल रहा है, ये भी ठीक हो सकता है। एंड मैच वॉज अंडर वे, ये भी हो सकता है, ये भी ठीक है। समझ गए ना? फैन बॉय कंजंक्शन लग गई है। अब यहां पे कोई मजबूरी नहीं है पास्ट लगाने की। पास्ट लगाओगे तो पास्ट का मीनिंग आ जाएगा, प्रेजेंट लगाओगे तो प्रेजेंट भी अपना मीनिंग रखेगा, दोनों ही सही है। चलिए, इस कॉन्सेप्ट को मैं काट करके इसकी कटिंग जो है अलग से डाल दूंगा, ताकि जो बच्चे बाद में भी इसको रिवाइज करना चाहें कर सकें। 2 क्वेश्चन हैं आपके होमवर्क के लिए। कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है। हर ग्रैंड मदर ऑलवेज प्रीच्ड दैट माइट इज या वॉज राइट। उसकी दादी हमेशा ये कहा करती थी कि जिसकी लाठी होती है उसकी भैंस होती है। तो लाठी भैंस जो है ये एक टाइमलेस ट्रूथ हो सकता है, एक प्रोवर्ब भी है ना ये। तो क्या करोगे यहाँ पे? इज लगाओगे या वॉज लगाओगे? प्रोवर्ब, कहावत हमेशा ही चलती आ रही है, तो टाइमलेस ट्रूथ की तरह है।
तो अपना दिमाग लगाओ, इज या वॉज में से एक जो है सूटेबल उसको चूज करना है। सेकंड में, द यूएन इंट्रोड्यूस्ड अ बैन ऑन क्रिएशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स 5 decades अगो। यूनाइटेड नेशंस ने एक बैन लगा दिया न्यूक्लियर वेपन्स पे 50 साल पहले। लेकिन बट सेवरल नेशंस हैव मेड न्यूक्लियर वेपन्स इन लास्ट 50 years। बहुत सारे देशों ने 50 सालों में न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं। ये देख लो ये बट कौन सी कंजंक्शन है, और उसके हिसाब से अगर आपको एरर दिखे तो उस एरर को सही करना है। ठीक है, ना दिखे तो फिर नो एरर होगा। कमेंट्स में डालो सही गलत होगा, कमेंट्स में आपको समझाते हैं। बढ़े आगे। आजकल मैं यही कर रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट रख रहा हूँ हर क्लास में, ढंग से कर रहे हैं ताकि उसको बार बार करने की जरूरत ना पड़े। कह रहे जी, मेंबर्स हु एडिट नोट्स ऑफ डिसेंट टू द रिपोर्ट ऑल्सो हाईलाइटेड द आर्गुमेंट दैट कैपिटल पनिशमेंट हैज बीन शोन टू बी नो डिटरेंट। कह रहे वो मेंबर्स जिन्होंने ऐड किया नोट्स ऑफ डिसेंट को, डिसेंट मतलब नाराजगी या डिसअप्रूवल, नोट्स मतलब एक छोटा सा रिमार्क। तो कमेटी में ऐसा नहीं है सारे लोग जो बैठे थे सभी कह रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, मौत की सज़ा तो चलनी चाहिए, ये स्टैंडिंग कमेटी में, ये पार्लियामेंट्री कमेटी में ना। कुछ समझदार लोग भी थे पर उनकी संख्या कम थी। तो कह रहे हैं कम समझदार, ज़्यादा समझदार लोगों ने जिनकी संख्या कम थी, इन्होंने जो नोट लगाए अपने डिसेंट वाले इस रिपोर्ट में, कह रहा है ऑल्सो उन्होंने हाईलाइट किया इस आर्गूमेंट को कि जो कैपिटल पनिशमेंट है, जो मौत की सज़ा है, वो दिखाई गई है, हैज़ बीन शोन, कि वो कोई डेटरेंट नहीं है, कोई भी क्राइम को रोकने का काम नहीं करती। अब सेमी कॉलम लगा के बता रहा है अपनी बात को और आगे कंटिन्यू कर रहा है। कह रहा है दैट इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ द कॉन्विक्ट्स नेचुरल लाइफ विल बी अ मोर रिग्रेस पनिशमेंट एंड प्रोवाइड स्कोप फॉर रिफॉर्म। और कह रहे जो अगर इम्प्रिजनमेंट होगी, कारावास होगा, इनकार्सरेशन होगा किसी भी कॉन्विक्ट की, किसी भी सजा याफ्ता क्रिमिनल की बाकी बची हुई नेचुरल लाइफ के लिए, चाहे वो 50 साल बची है चाहे 100 साल बची है, कह रहा है वो इम्प्रिजनमेंट जो है ना और ज़्यादा एक कड़ी पनिशमेंट होगी, रिग्रेस पनिशमेंट होगी, और प्रोवाइड करेगी ज़्यादा स्कोप को रिफॉर्म के लिए, सुधार के लिए। अच्छा, और तीसरी बात कौन सी, तीसरा आर्गुमेंट ये, एंड दैट मोस्ट ऑफ दोज ऑन डेथ रो कम फ्रॉम या केम फ्रॉम अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड्स। ज़्यादातर वो लोग जिनको मौत की सजाएं मिलती हैं वो आते हैं ऐसे बैकग्राउंड से जो अंडर प्रिविलेज्ड है, जो गरीब लोगों का, अनपढ़ तबके का है। तो ये जो है ना नोट्स ऑफ डिसेंट इन्होंने दिए कि एक तो गरीब जो अनपढ़ लोग हैं उन्हीं में से ज़्यादातर आप डेथ पेनल्टी वाले क्रिमिनल देखोगे। जो पढ़ा लिखा आदमी है वो डेथ पेनल्टी वाला काम करने से बचेगा, है ना। दूसरा, आप उसको ज़िंदगी भर जेल में सड़वाओ, ये ज़्यादा बड़ी पनिशमेंट है उसको, बजाय उसको एक झटके में मौत दे देने से। और तीसरा, कैपिटल पनिशमेंट लग जाने के बाद भी दुनिया भर में क्राइम कम नहीं हुआ है, क्राइम बढ़ा ही है। ये कोई डिटरेंट नहीं है क्राइम को रोकने में। सेंटेंस समझ में आ गया ना। मेंबर्स जो हैं इनकी वर्ब है हाईलाइटेड, हु की वर्ब है एडिट, पनिशमेंट जो है कैपिटल, इसकी वर्ब है हैज़ बीन शोन पैसिव वॉइस में, इम्प्रिजनमेंट, इनकार्सरेशन यानी कारावास, इसकी वर्ब है विल बी, रिग्रेस मतलब स्ट्रिक्ट, स्ट्रिंजेंट, हार्ड और कड़ा, है ना। चलिए, मोस्ट की वर्ब है के, मोस्ट का मतलब है ज़्यादातर। कह रहा है दे ऑल्सो मेड द पॉइंट दैट द 3 bills proposing a new body of criminal law are substantially the same as the existing IPC, Code of Criminal Procedure and Evidence Act। कह रहा है उन्होंने इस पॉइंट को भी मेक किया इन लोगों ने, 3 बिल्स जो प्रपोज कर रहे हैं एक क्रिमिनल लॉ की नई बॉडी को, नए संग्रह को, कह रहे हैं वो सब्सटेंशली या मोटे तौर पे या बड़े आकार में सेम ही है, वैसे ही हैं जैसे कि हमारे तीनों पुराने थे। तो 3 पुरानों को आपने एक नई किताब में डाल दिया और आपने बोल दिया ये एक नया एक्ट है ना। तो इन्होंने ये पॉइंट भी अपना लिखा। दे आया इन लोगों के लिए, मेंबर्स के लिए, वर्ब है हैव मेड, बिल्स की वर्ब है आर, सब्सटेंशली मतलब मोटे तौर पे। कह रहा है इफ एट ऑल पार्लियामेंट मूव्स टू इनेक्ट द ड्राफ्ट बिल्स विद चेंजेस सजेस्टेड बाय द पार्लियामेंट्री पैनल इट विल बी इन द फिटनेस ऑफ थिंग्स। फिर इन्होंने ये भी बोला कि अगर बिल्कुल भी पार्लियामेंट मूव करती है, एट ऑल मतलब बिल्कुल भी मूव करना यानी हरकत में आना, कह रहा है अगर कोई भी हरकत पार्लियामेंट लेना भी चाहती है इनेक्ट करने की ड्राफ्ट बिल्स को, इन बिल्स को बनाने की, कह रहा है उन चेंजेस के साथ में जो सजेस्ट किए हैं पार्लियामेंट्री पैनल ने, तो कह रहा है ये बिल्कुल फिटनेस ऑफ थिंग्स में होगा, चीज़ों की भलाई में होगा। फिटनेस मतलब अच्छाई या भलाई, थिंग्स मतलब मामले या चीज़ें, तो ये बिल्कुल भलाई में होगा सब चीज़ों की। इफ़ इट इज़ यूज्ड एन ओकेजन टू रिकन्सिडर द नीड टू रिटेन डेथ पेनल्टी। अगर इस मौके को आप भुना लें, यूज़ कर लें इस ओकेजन को कि आप रिकन्सिडर करें, पुनर्विचार करें उस ज़रूरत पे जो है बनाए रखने की, रिटेन करने की मौत की सज़ा को। तो बोले पुरानी चीज़ को नए पैकेट में आप बेच रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, आप बेच रहे हैं तो ठीक है, आप सोचा होगा, आपने समझा होगा, आपको लगा होगा कि पुराना वाला ही ठीक है।
पर इसी बीच में एक छोटा सा मौका आपको मिला है, नए पैकेट में कुछ तो चेंज कर लो। कम से कम इतना तो देख लो कि डेथ पेनल्टी को रखना है नहीं रखना, रिकंसीडर तो कर लो इसको। पूरा तो कॉपी पेस्ट मत करो अंग्रेज जो बना के गए थे। समझ गए ना? पार्लियामेंट की वर्ब है मूव्स, इट की वर्ब है इज यूज्ड, इट की वर्ब है विल बी। इनेक्ट करना, किसी लॉ को, कानून को बनाना। रिटेन करना यानी किसी चीज़ को पकड़े रखना, बनाए रखना, उसको चेंज ना होने देना, रिटेन करना। कह रहा द BNS हैज़ डिफाइंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट एज अ टर्म फॉर द रिमाइंडर ऑफ वंस नेचुरल लाइफ। कह रहा जो नई न्याय संहिता है, भारतीय न्याय संहिता, इसने डिफाइन किया है, परिभाषित किया है उम्र कैद को, लाइफ इम्प्रिजनमेंट को एक टर्म के तौर पे किसी भी इंसान की बची हुई नेचुरल लाइफ के। कह रहा एंड दिस शुड बी द डिफॉल्ट ऑल्टरनेटिव टू डेथ सेंटेंसेस, और यही जो है डिफॉल्ट ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, सबसे बड़ा जो है विकल्प होना चाहिए किसी भी डेथ सेंटेंस का, मौत की सज़ा का, है ना। इसी को आप जो है मौत की सज़ा का नाम दे दो कि कोई आदमी ज़िंदगी भर जेल में सड़ेगा। BNS की वर्ब है हैज़ डिफाइंड, दिस की वर्ब है, दिस की वर्ब है शुड बी। थोड़ा फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ मैं, बहुत ईजी सेंटेंसेज है, मुझे लगा नहीं कि बार बार इनको रिपीट करें, है ना। कह रहा द केस फॉर अबॉलिशन विल गेन स्ट्रेंथ इफ द ट्रेंड ऑफ सीकिंग प्री मेच्योर रिलीज ऑफ लाइव कॉन्विक्ट्स ऑन पॉलिटिकल ग्राउंड्स इज अरेस्टेड। कह रहा है जो अबॉलिशन का केस है, जो मामला है, उसको और स्ट्रेंथ मिलेगी, इस पूरे आर्गुमेंट को और मजबूती मिलेगी कि मौत की सज़ा बंद करें। कह रहा है कब मिलेगी? अगर जो ट्रेंड है, रुझान है सीख करने का या पाने का, मांगने का, जल्दी जल्दी रिलीज़ को लाइव कॉन्विक्ट्स की, लाइव कॉन्विक्ट्स मतलब जो उम्र कैद झेल रहे हैं, रिलीज़ मतलब उनकी आज़ादी या रिहाई, और प्री मैच्योर मतलब पहले से ही। कह रहा है ये जो ट्रेंड है ना, और ये सारा काम किस पे? पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे, सियासी मंच पे। कह रहा है ये ट्रेंड इज अरेस्टेड, इस ट्रेंड को आप अरेस्ट करते हैं, रोकते हैं। एंड लाइफ टर्म्स विदाउट रिमिशन बिकम मोर कॉमन, और मौत की सजाएं बिना किसी कोताही के, रिमिशन के, डिस्काउंट के, रिलीफ के, वो ज़्यादा कॉमन होती हैं हमारे देश में। आप यही करते हो कि लाइफ टर्म्स जो है उसके बीच में आप उसको पैरोल दे देते हो, घर चला जा, 2 महीने रह के आ जा घर पे, या फिर वो कोई पॉलिटिकल हस्ती है तो उसकी सज़ा माफ़ करवा देते हो। कह रहे ये ट्रेंड आपको ख़त्म करना है, तभी ये रिमाइंडर ऑफ लाइफ जो नेचुरल लाइफ है, ये आर्गुमेंट और मजबूत होगा कि मौत की सज़ा की जगह आप इस सज़ा को दें। मान लो ये सज़ा दे दी और फिर उस आदमी को 4 साल बाद आपने निकाल लिया, उसको इलेक्शन का टिकट दे दिया, तो फिर उससे अच्छा तो उसको डेथ पेनल्टी दे देनी थी। चलिए, केस की वर्ब है विल गेन, ट्रेंड की वर्ब है इज अरेस्टेड, लाइफ टर्म्स की वर्ब है बिकम, रेमिशन मतलब माफ़ी, रिलीफ, है ना। 15 साल की सज़ा को 5 साल कर दिया और फिर छोड़ दिया, रेमिशन कर दिया। कह रहा है जी रेमिशन शुड बी अ ह्यूमैनिटेरियन एक्ट एंड नेवर अ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। रेमिशन जो है वो एक ह्यूमैनिटेरियन एक्ट होना चाहिए, एक मानवीय कदम होना चाहिए अगर देना भी है किसी को, और कभी भी एक सोर्स नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का, सियासी विवाद का। रेमिशन की वर्ब है शुड बी। कोई बहुत बूढ़ा आदमी है जो आपको दिख रहा है, जो 2 साल का मेहमान है, 25 साल की सज़ा उसकी बाकी है, तो छोड़ दो उसको, लास्ट का 1-2 साल अगर हॉस्पिटल में बिताना चाहता है तो हॉस्पिटल में बिताए वो। तो ये एक मानवीय एक्ट होना चाहिए, ना कि इससे कोई नई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी आप शुरू करें। रिमूविंग कैपिटल पनिशमेंट फ्रॉम द स्टैट्यूट बुक एंड इंट्रोड्यूसिंग अ रैशनल एंड यूनिवर्सल रेमिशन पॉलिसी विल बी अब सब्सटेंटिव रिफॉर्म इन द जस्टिस सिस्टम। हटा देना, इरेडिकेट कर देना मौत की सज़ा को स्टैट्यूट की बुक से, कानून की किताब से, स्टैट्यूट मतलब कानून, और इंट्रोड्यूस कर देना, ले आना रैशनल और यूनिवर्सल जो है रेमिशन पॉलिसी को, ऐसी रेमिशन पॉलिसी को, रिहाई की पॉलिसी को जो यूनिवर्सल हो और जो रैशनल हो, लॉजिकल हो। कह रहे ये होगा एक बहुत ही गंभीर सा रिफॉर्म, बहुत ही सब्सटेंटिव रिफॉर्म हमारे जस्टिस सिस्टम में। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को अगर आप बात करें तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें होंगी। स्टैच्यूट मतलब कानून, स्टैच्यू मतलब पुतला, तो पुतले और कानून दो अलग अलग वर्ड्स हैं, बीच में टी लगा दोगे तो कानून बन जाएगा। आज के क्विज में इन दोनों वर्ड्स को आपको कंफ्यूज करके दिया गया है। रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल, एडजेक्टिव फॉर्म में। रैशनल अगर पीछे ई लग जाए तो ये नाउन फॉर्म होता है, ये होता है लॉजिक। तो ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, बोला दोनों को रैशनल जाता है, स्पेलिंग दोनों की थोड़ी डिफरेंट है। तो ये भी आज के क्विज में आपसे पूछा गया है, बार बार करवाया गया कॉन्सेप्ट है, गलत मत करना। चलिए रैपअप करेंगे, सिंपल सा आर्टिकल था आज का। अब आएंगे अपने क्विज पे। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जी मौत की सज़ा का बेटर ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होगा, पूरा आर्टिकल आपने पढ़ा है, अच्छा ऑल्टरनेटिव, अच्छा विकल्प आपको बताया गया है इसमें, मौत की सज़ा का क्या होना चाहिए।
मौत की सज़ा ख़त्म कर दो और उसको छोड़ दो। डेथ पेनल्टी के अंदर और टॉर्चर ले आओ, उसको इलेक्ट्रोक्यूशन कर दो, उसका बिजली से उसको झटका देके मार दो, या धीरे धीरे पॉइजन देके मारो, या उसको एक ऐसी लाइफ टर्म दे दो जो उसकी पूरी ज़िंदगी चलती रहे, जेल में वो सड़ता रहे, मरता रहे, रोज़ मरे वो। चारों में से आपको क्या लगता है क्या सही होना चाहिए? ठीक है, फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाला है, वहाँ से मैच कर लेना। अब आ जाओ सेकंड पे। कह रहा है जी कैपिटल इन्वेस्ट पनिशमेंट का क्या इफेक्ट जो है, इम्पैक्ट जो है क्राइम और क्रिमिनल इंक्लिनेशन पे दिखा है समाज में। मौत की सज़ा से समाज में क्या फ़र्क आया है? इससे समाज में क्रिमिनल बहुत डरने लगे हैं। मौत की सज़ा के बाद क्राइम बढ़ गया है और ज़्यादा हीनियस हो गया है। मौत की सज़ा के बाद में क्राइम की रेट बढ़ गई है, नंबर ऑफ क्रिमिनल जो हैं या क्राइम जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। या मौत की सज़ा से कोई भी असर नहीं दिखा है क्राइम को रोकने वाला, डिटर करने वाला। तो प्रिसाइजली जो चीज़, जो आर्गुमेंट यूज़ की गई है ना, वही लिखनी है। आंसर बहुत आसान है, दोनों के आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल दिए हैं। मेरे ख्याल से बहुत ईजी है, इनको हिंट देने की ज़रूरत भी नहीं है। बीच में तो एज यूजुअल सारे के सारे वोकैब के क्वेश्चन है। हैकेनेट का सिनोनिम पूछा है, वेपेड का सिनोनिम पूछा है, पेंसिव क्या होता है, रॉब समवन इन फ्रेजल वर्ब का मीनिंग पूछा है, और ऐसी चीज़ जो गलती ना कर सके, इनकेपेबल ऑफ फेलियर हो, उसके लिए कौन सा वर्ड होगा। पांचों क्वेश्चंस को बड़ा इजीली सॉल्व करेंगे आप। लास्ट में 3 क्वेश्चंस हैं, और कहाँ रखे हैं क्वेश्चंस मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। पहला जो आपका एरर है यहाँ मिलेगा आपको, हो सकता है मिल जाए। दूसरा आपको लग सकता है शायद इस जगह में, इस फ्रेज में मिल जाए। और तीसरा हो सकता है इस नॉन फैनबॉय कंजंक्शन की वजह से मिल जाए। ठीक है, तीनों को सर्च करो, आंसर से मैच करो। फर्स्ट कमेंट में रखा है, आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। नेक्स्ट क्लास में आपसे होगी मुलाकात। अंटिल देन, साइनिंग आउट।